स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का इस वक्त की महत्वपूर्ण समाचार में चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के अंदर बड़ा खुलासा होते हुए बताया गया है कि भारत के डर से परमाणु हथियार बढ़ाने जा रहा है पाकिस्तान। वहीं पर चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्तों देश भर के अंदर दंगा फैलाने की फिराक में है समाजवादी पार्टी का सांसद शफीकुर रहमान। किया है विवादित ऐलान। दोस्तों क्या है ये बड़ी अपडेट, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर विदेश मंत्रालय ने चाइना के द्वारा पेंगोंग सो इलाके के अंदर बनाए जा रहे ब्रिज को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो के अंदर क्वाड समिट में बड़े बड़े सूरमाओं को करने जा रहे हैं संबोधित। दोस्तों क्या है ये पूरी अपडेट, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इंडिया और अमेरिका मिलकर चाइना को 440 वोल्ट का देने वाले हैं झटका। वहीं पर कश्मीर के अंदर जिन आतंकवादियों यासीन मलिक जैसे लोगों को पालती थी कांग्रेस पार्टी और प्रधानमंत्री के साथ में तस्वीरें खिंचवाई जाती थी, दोस्तों उसका भी कर दिया गया है पूरी तरीके से न्याय। बताएंगे आपको किस तरीके से भारत सरकार ने कर दिया है संपूर्ण न्याय, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से आई है प्रतिक्रिया। यासीन मलिक को समर्थन देते हुए पाकिस्तान ने एक बयान देना कर दिया है शुरू। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कूटनीति का पुरजोर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि 21वीं सदी भारत की है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यासीन मलिक पर देश की कोर्ट की कार्रवाई को लेकर किसको सबसे ज्यादा दर्द हुआ है। क्या देश के अंदर जो आतंकवादी मानसिकता की पार्टी है, क्या उसको सबसे ज्यादा दर्द हुआ है, या पाकिस्तान को? आप लोग को क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्तों भारत को लेकर अमेरिका के खुफिया तंत्र ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया है। आपको बताते चले, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्य पेंटागन के अंदर एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान के भारत के साथ में तनावपूर्ण संबंध उसकी रक्षा नीति को प्रभावित करते रहेंगे। आपको बता दें कि अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी के निर्देशक लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बैरियर ने कहा कि भारत की बढ़ती हुई शक्तियों के कारण पाकिस्तान लगातार अपनी क्षमताओं में इजाफा कर रहा है। पाकिस्तान लगातार अपनी परमाणु क्षमता में वृद्धि कर रहा है। दोस्तों इस तरीके से अमेरिका की एजेंसी ने बड़ा दावा किया है। आपको बताते चले कि भारत को लेकर भी कहा गया कि भारत ने अपनी पुरानी नीति बदल दी है, जिसमें दोस्तों पाकिस्तान पहले भारत में अपने आतंकवादी भेजता था, अटैक करवाता था और बाद में इंटरनेशनल एजेंसी के सामने जाकर चिकनी चुपड़ी बातें करता था और अपने आप को ही आतंकवाद से पीड़ित बताता था। और अब भारत की नीति बदल चुकी है। भारत सरकार में जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से नीतियों में कई सारे बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के साथ भारत सीधी लड़ाई लड़ने में विश्वास रखता है। कई बार पाकिस्तान को जवाब दिया गया है, जिसके कारण पाकिस्तान अब अपने हथियारों को लगातार बढ़ाता जा रहा है, खासकर परमाणु हथियार को बढ़ा रहा है। दोस्तों ऐसे में आपको बताते चले कि पाकिस्तान अगर अपने परमाणु हथियारों को बढ़ा भी रहा है तो इससे ज्यादा फर्क भारत पर पड़ेगा नहीं, क्योंकि परमाणु हथियारों को लॉन्च करने के लिए अलग अलग तरीके की क्षमताएं डेवलप करनी पड़ती है। उसमें पाकिस्तान भारत से काफी पीछे है। भारत के पास जमीन से लेकर पानी और पानी से लेकर दोस्तों हवा के अंदर भी परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता है। यहाँ तक कि भारत ने स्पेस से भी लॉन्च करने की क्षमताएं डेवलप कर ली है। कुल मिलाकर पाकिस्तान को भारत से इन सभी मामलों में कॉम्पीट करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान लगातार अपनी परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है, लेकिन लॉन्च करने वाले व्हीकल के नए टेक्नोलॉजी पर बिल्कुल उसका ध्यान नहीं है, जिसको लेकर भी अमेरिका ने रिपोर्ट में विस्तृत से जानकारी दी है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पाकिस्तानी भाषा बोलने वाले भारत के अंदर भी नेताओं की कमी नहीं है। दोस्तों समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए नेता ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर देश के अंदर आग लगाने वाला भाषण दिया है, भड़काऊ बयान दिया है। बता दें आपको कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग के प्राकट्य के बाद से लगातार शांति दूतों के नेताओं की तरफ से भड़काऊ बयान सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि हिंदू देवी देवताओं को लेकर भी विवादित बयान दिया जा रहा है। दोस्तों इसी कड़ी में ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहाँ पर आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दिया था और अब उनके ही सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पत्रकारों के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। ये सरकार की पॉलिसी मुल्क के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। इसके बाद पत्रकारों ने जब सवाल पूछा कि मस्जिद को सील करने को लेकर भी अब कोर्ट के अंदर मामला पहुंचा है, तो इस पर जवाब देते हुए शफीकुर रहमान ने कहा कि हमारी जान कुर्बान हो जाएगी इस पर तो, लेकिन मस्जिद को सील नहीं करने देंगे। दोस्तों और एक तरीके से भड़काऊ बयान देते हुआ समाजवादी पार्टी का ये नेता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और ऐसे में इस तरीके की भाषणबाजी और इस तरीके की दोस्तों भड़काऊ बयानबाजी साफ तौर पर ऐसे नेताओं के चरित्रों को दिखाती है और खासकर उन पार्टियों के मुंह से नकाब उतारती है जो अपने आप को सेकुलर पार्टी बताते हुए भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाती है। दोस्तों इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को टोक्यो पहुंच रहे हैं, जहां पर क्वाड समिट में शामिल होंगे। दोस्तों और इस दौरान बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को संबोधित करते दिखाई देंगे। आपको बता दें कि क्वाड लीडर्स के बीच में ये चौथा पारस्परिक संवाद होने जा रहा है। ये हिंद प्रशांत क्षेत्र को व्यापार के लिए आजाद कराने को लेकर एक मुहिम के तौर पर चलाई जा रही है। दोस्तों यानी चाइना जिस तरीके से दबदबा बना रहा है और जिस तरीके से आसपास के देश को हड़काते हुए पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, इसके मद्देनजर ही ये संगठन क्वाड बना है, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। सभी मिलकर एक बार फिर से बातचीत करने वाले हैं। विदेश मंत्रालय
मंत्रालय के मुताबिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जापानी बिजनेसमैन और लीडर्स के साथ में मुलाकात करेंगे। वह जापान के भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे, बातचीत करने वाले हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिस के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी चुनाव चल रहे हैं दोस्तों, और ऐसे में स्कॉट मॉरिस को भी भारतीयों से समर्थन की उम्मीद है। कहीं ना कहीं इस तरीके से वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में दिखाई पड़ना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय वोटरों को प्रभावित किया जा सके। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 1962 से लेकर अब तक भारत ने तिब्बत का कार्ड अभी तक नहीं खेला है सही से दोस्तों, जिसके बाद चाइना को लगता है कि भारत कभी भी तिब्बत के मसले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं उठाएगा। लेकिन दोस्तों चाइना इस बार पूरी तरीके से गलत साबित होने वाला है। आपको बताते चले कि तिब्बत के शरणार्थी भारत के हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मशाला में रहते हैं दोस्तों, और ऐसे में अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी उन सभी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तिब्बत के मामले को लेकर अमेरिका और भारत के बीच में साझी रणनीति बनाई जा रही है, जिसके मद्देनजर इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। आपको पता है कि तिब्बत का यह मामला 1962 के ही युद्ध से शुरू हुआ था, जहां पर तिब्बत के लोगों को मारकर चाइना ने भगा दिया था, जिसके बाद भारत ने सभी लोगों को शरण भी दिया था दोस्तों। और आने वाले समय के अंदर अब ये तिब्बत का मामला और ज्यादा उछलता हुआ दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं चाइना के लिए दबाव बनाने का ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब चाइना की थू होगी तो वो खुद बुरी तरीके से दबाव में आ जाएगा। और ऐसे में तिब्बत की पॉलिसी को लेकर आप लोग की क्या कुछ राय है, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अलगाववादी नेता नहीं बल्कि आतंकवादी पाकिस्तान समर्थक यासीन मलिक को लेकर दोस्तों कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, जिसके बाद ये पाकिस्तान के साथ साथ देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए भी तगड़ा झटका है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारत सरकार से मलिक को सभी निराधार आरोपों से बरी करने और जेल से तत्काल रिहा करने का आह्वान किया है, ताकि वो अपने परिवार से मिल सके। इस तरीके की बातें पाकिस्तान कर रहा है दोस्तों। पाकिस्तान ने अलगाववादी नेता और आतंकवादी यासीन मलिक का समर्थन किया है। भारत के अधिकारी को तलब करते हुए पाकिस्तान ने ये सब बातें कही है दोस्तों, और एक तरीके से पाकिस्तान खुला समर्थन आतंकवादी का करता नजर आ रहा है। और इसी बीच आपको बता दें कि ये वही यासीन मलिक है जो देश के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह के साथ में तस्वीरें खिंचवाया करते थे और कांग्रेस पार्टी की कश्मीर पॉलिसी का मुख्य किरदार था दोस्तों। और ऐसे में कई बार सार्वजनिक स्थल पर भी ये इस बात को स्वीकार कर चुका है कि इसने कई सारी हत्याएं कश्मीर के अंदर की हैं। इसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री इससे मुलाकात किया करते थे, लेकिन अब भारत सरकार इसके कुकर्मों को अंजाम तक पहुंचा रही है, तो दर्द पाकिस्तान को हो रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस का यासीन मलिक से जुड़ा हुआ प्रेम भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप लोग की क्या कुछ राय है, लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। एक और अपडेट की माने तो कश्मीर राग अलापते निकल लिए इमरान खान, और अब बिलावल भुट्टो को भी लगता है कि वो पाकिस्तान को कश्मीर दिला देंगे, और इसीलिए बार बार विदेश मंत्री के तौर पर यूनाइटेड नेशन के चीफ से मुलाकात करने के समय केवल एक ही बात दोहराते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उनके प्रतिनिधि मंडल दिखाई देते हैं कि हमें कश्मीर चाहिए, हम कश्मीर लेकर रहेंगे, कश्मीर तो हमें मिलेगा ही। इस तरीके की बातें कर रहे हैं दोस्तों, यानी दूसरा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कुल मिलाकर यूनाइटेड नेशन हो या फिर दुनिया के किसी देश के अंदर हो, पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी बढ़ाने, वहां पर बेरोजगारी दूर करने, लोगों को रोजगार देने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट करवाने और तमाम तरीके के डेवलपमेंट के मुद्दे बिल्कुल नजर नहीं आते। विदेश मंत्री से लेकर सबसे नीचे तक का अधिकारी सारे ब्रेन वॉश्ड हैं, और सबको केवल एक ही चीज दिखाई देता है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। और भारत ने डंके की चोट पर कह रखा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो भारत को मिलेगा ही, लेकिन बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग होगा। इसमें भी किसी को दो राय अब दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि जिस तरीके से मिलिटेंसी बढ़ती जा रही है दोस्तों, जिस तरीके से बलूच आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर मोर्चा खोल रखा है, वो अलग देश बनाकर ही रहेगा दोस्तों, ऐसा प्रतीत होता है। आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी, लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एक्सपोर्ट बैन होने के बाद अभी भी भारत कई सारे देशों की मांग पूरी कर रहा है। आपको बताते चले कि भारत दुनिया में अनाज का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है दोस्तों, और ऐसे में यूक्रेन और रूस के वॉर के बाद से दुनिया भर के देश भारत की तरफ देख रहे हैं खाद्य आपूर्ति के लिए, लेकिन भारत ने प्रतिबंध लगा दिया था एक्सपोर्ट करने पर, और बाद में भारत सरकार ने कुछ एक देशों को सिलेक्टिव तौर पर दोस्तों अनाज भेजने का फैसला लिया है। और इसमें बड़ी अपडेट ये है कि कुछ देशों में एक देश है मिस्र, जिसको भारत ने जमकर अनाज भेजा है। कारण यह है कि भारत के मिस्र से अच्छे संबंध है दोस्तों, और इस तरीके से भारत ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि यूरोपीय देशों के अंदर संकट गहराया हुआ है, इससे भारत के दोस्तों पर कोई फर्क ना पड़े, और खासकर भारत के किसानों को भी हित में रखकर फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि एक और बड़ी खबर है, जहां पर संयुक्त राष्ट्र के अंदर भारत ने खरी खरी सुनाते हुए कह दिया कि कोरोना टीके की तरह अनाज का वितरण नहीं होना चाहिए। यानी दोस्तों कोरोना टीके को लेकर भारत हमेशा से कहता आया है कि पश्चिम के देशों को ये पूरी तरीके से सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी गरीब हो या फिर अमीर देश हो, सभी के पास वैक्सीन उपलब्ध रहे। भारत लाइसेंस फ्री वैक्सीन बनाने को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, दुनिया को वैक्सीन देने को तैयार है, लेकिन जो डेवलप्ड नेशन है वो सभी के सभी ये कहते हैं कि IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कठोरता से लागू किया जाना चाहिए। जबकि भारत की ये मांग है कि अभी दुनिया भर के अंदर महामारी चल रही है, पूरा का पूरा विश्व संकट में है, और इस महामारी के दौर में बिजनेस नहीं किया जाता बल्कि मानवता के लिए काम किए जाते हैं, जबकि पश्चिम देश अपना बिजनेस बढ़ाने में लगे हुए दोस्तों। और इसी तरीके से जैसा वैक्सीन के अंदर हो रहा
रहा है कि जो गरीब देश है, चाहे अफ्रीका के देश हो, उन सभी को वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रहे। भारत ने उन्हीं से जोड़ते हुए दुनिया भर के अंदर फूड सप्लाई को लेकर बयान दिया है। भारत ने कहा कि हमने निर्यात पर इसलिए बैन लगाया है क्योंकि हम चाहते हैं कि दुनिया भर के अंदर उन सभी लोगों को फायदा पहुंचे, उन सभी लोगों तक अन्न पहुंचे जो अभी सबसे ज्यादा जरूरत में है। उन सभी लोगों तक अन्न पहुंचना चाहिए क्योंकि अन्न बिजनेस का मॉडल नहीं है, बल्कि लोगों को जीवित रहने के लिए मूलभूत सुविधा के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली चीज है दोस्तों। और एक और अपडेट की माने तो यूक्रेन के अंदर रूस का दावा, कहा हजारों से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों के मारियोपोल के अंदर सरेंडर करने की खबर बताई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के अंदर जंग लगभग खत्म हो चुका है और हम जीत चुके हैं। इस तरीके का दावा रूस ने किया है, जबकि यूक्रेन कोई और वर्जन दे रहा है। दोनों के दावे के बीच में कई सारे अंतर है दोस्तों। कहीं ना कहीं एक तरीके से मीडिया मैनिपुलेशन के साथ साथ दुनिया भर के अंदर इस बात को पोस्ट करने की कोशिश की जा रही है कि हम जीत रहे हैं, नहीं तो हम जीत रहे हैं। कुल मिलाकर रूस को कमजोर साबित करने की कोशिश वेस्टर्न मीडिया कर रही है। वहीं पर दूसरी ओर यूक्रेन को लेकर रूस ने भी कई सारे बड़े दावे किए हैं। तो कुल मिलाकर मीडिया प्रोपोगेंडा भी अपने लेवल पर चलाए जा रहे हैं और इस तरीके के बयान को दोस्तों मीडिया प्रोपोगेंडा के तौर पर ही देखा जाता है वॉर के टाइम में। और एक और अपडेट की माने तो BMPT टर्मिनेटर ग्रेनेड मिसाइल मशीन गन यूक्रेन के अंदर एक्शन में आया। रूस का टर्मिनेटर टैंक मचा रहा है भीषण तबाही, इस तरीके की अपडेट आई है। आपको बता दें कि रूस ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना और तेजी से शुरू कर दिया है, क्योंकि रूस ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उसे लग नहीं रहा था कि इतने दिनों तक ये वॉर चलेगा दोस्तों। लेकिन युद्ध चला है तो अब रूस इसे पूरी तरीके से समाप्त करके आगे बढ़ने की तैयारी में है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर टोक्यो के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर भी दोस्तों पूरी तरीके से चार चौबंद व्यवस्था की गई है। आपको बताते चले कि 18,000 जवानों को सुरक्षा के लिए लगाया जाएगा। 24 मई को जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर क्वाड नेताओं की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर टोक्यो पुलिस ने 18,000 पुलिस अधिकारियों को टोक्यो में तैनात किया है। दरअसल दोस्तों दुनिया के अंदर अगर सबसे सुरक्षित स्थान कोई है तो जापान उसमें से एक है। और इस तरीके से इतनी बड़ी सुरक्षा करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप दुनिया भर के अंदर देख रहे हैं कि किस तरीके से लोन वूफ अटैक किए जा रहे हैं और एक तरीके से सुसाइड बॉम्ब और इस तरीके की चीजें यहाँ तक कि न्यूयॉर्क जैसे क्षेत्र के अंदर देखने को मिल रही है दोस्तों, जिसको लेकर अब दुनिया भर के अंदर किसी भी स्थान को सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। और इसी के मद्देनजर जापान ने सुरक्षाओं को और ज्यादा चार चौबंद कर दिया है। आपको बता दें कि जापान की तरफ से किए गए सुरक्षा के अतिरिक्त प्रबंध को लेकर उनकी तारीफ होनी चाहिए। आप लोग की इस पर क्या कुछ राय है, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अंतरिक्ष के अंदर इतिहास रचने जा रहा है भारत दोस्तों। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक एम है, एक सपना है कि दुनिया भर के अंदर भारत का जो स्पेस रिसर्च है वो उत्कृष्ट होना चाहिए। और इसीलिए भारत सरकार ने प्राइवेटाइजेशन को लेकर एक कदम उठाया था दोस्तों। NSIL का गठन भारत सरकार ने किया था, जिसके बाद प्राइवेट एजेंसियां भारत के इसरो के पास जाकर उनसे अपना सैटेलाइट लॉन्च करा सकती थी। और इस तरीके से कई सारे स्कीम लेकर आए गए थे, जिसके बाद अब ये नई अपडेट आई है कि भारत अंतरिक्ष में एक और कीर्तिमान रचने जा रहा है दोस्तों। भारत विक्रम एक जो पूरी तरीके से प्राइवेट रॉकेट है उसे लॉन्च करने जा रहा है। कुल मिलाकर जो प्राइवेट कंपनियां आएंगी तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्पेस सेक्टर में आएगा दोस्तों, जिससे फायदा पहुंचेगा देश की सबसे बड़ी संस्थान नासा को, जो इन पैसों का इस्तेमाल रिसर्च को और ज्यादा डेवलप करने के लिए कर सकते हैं। यानी एक तरीके की प्रक्रिया है प्राइवेट कंपनी के पूंजी को लाने के लिए भारत के स्पेस सेक्टर में दोस्तों। और विक्रम एक इसका जीता जागता एक उदाहरण है, जो भारत की सक्सेस स्टोरी, भारत के सफलता को दर्शाता है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है, लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर युवा शिविर के अंदर प्रधानमंत्री बोले, कहा दुनिया की नई उम्मीद है भारत, संस्कार के बताए 6 अर्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के अंदर भारत के युवाओं से एक नई शुरुआत करने की अपील करते नजर आए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गुजरात के वडोदरा के अंदर करेली बाग में आयोजित युवा शिविर को संबोधित करते हुए कुछ बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक अशांति और संघर्षों के बीच में दुनिया के लिए नई उम्मीद पेश करता है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन के बीच में जारी जंग में भारत को उम्मीद के किरण की तौर पर देखा जा रहा है। कोरोना काल में भी भारत ने दुनिया के अंदर टीके और दवाई पहुंचाए हैं। उन्होंने कहा कि हम पूरी मानवता को योग के मार्ग पर लेकर आ रहे हैं, आयुर्वेद की शक्ति से दुनिया को अवगत करा रहे हैं। भारत अपने उदय की तरफ है। उन्होंने कहा कि हम पूरी मानवता के लिए कई सारे बड़े काम कर रहे हैं। और उन्होंने इसके साथ में कहा कि सॉफ्टवेयर से लेकर अंतरिक्ष तक भारत अपना दबदबा मनवा रहा है और भारत लगातार प्रगति करता जा रहा है। उन्होंने राष्ट्र के युवाओं से नए राष्ट्र निर्माण को लेकर भी अपील की है दोस्तों। इसी के साथ में उन्होंने कहा कि हमारे पास एक विजन होना चाहिए। दुनिया भर के अंदर भारत उम्मीद की एक किरण है और इसीलिए भारत को इन उम्मीदों पर खड़ा भी उतरना पड़ेगा। इसी बीच आपको बता दें कि TTP आतंकियों के खिलाफ एक्शन में नहीं, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार, जिसको लेकर बिलावल भुट्टो काफी ज्यादा नाराज नजर आए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के अंदर TTP तालिबान नाम का आतंकवादी संगठन है, जो पाकिस्तान को लगातार एक के बाद एक गहरे चोट दे रहा है, जिससे बौखलाए हुए है पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो भी इसको लेकर बयान दे रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि तालिबान पाकिस्तान को उसी की कड़वी दवाई पिला रहा है दोस्तों। एक तरीके से जब भारत पाकिस्तान से आतंकवादियों पर रोक लगाने की मांग करता था तो पाकिस्तान के लोग
बयान देते थे कि कश्मीर पर बातचीत होनी चाहिए तभी आतंकवाद रुकेगा और इस तरीके की बातें करते थे। लेकिन अब तालिबान कह रहा है कि आतंकवाद तभी रुकेगा जब दुरान द लाइन पर बातचीत होगी, यानी दुरान द लाइन जिस पर पाकिस्तान ने अनाधिकृत तौर पर कब्जा कर रखा है उसे लेकर तालिबान ने नाराजगी जाहिर की है दोस्तों। और इस तरीके से बार बार पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाकों के अंदर टीटीपी आतंकवादी बम फोड़ रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी काफी ज्यादा नाराज है और बिलावल भुट्टो को यह बयान देना पड़ रहा है। एक और अपडेट की माने तो श्रीलंका के अंदर पहली बार सिंगलियों ने तमिलों को किया याद, गृह युद्ध में मारे गए 1 लाख से ज्यादा लोगों को याद किया गया है दोस्तों। कुल मिलाकर श्रीलंका के अंदर सद्भाव देखने को मिल रहा है। श्रीलंका में तमिल और सिंगला भाषियों के बीच में काफी घमासान, काफी ज्यादा विरोध देखने को मिला था, आपको पूरी कहानी पता होगी। और एक और अपडेट की माने तो नाटो का प्लान, यूरोप से सटे हुए रूस के सीमाओं पर 40,000 तैनात किए गए अतिरिक्त सैनिक। कुल मिलाकर नाटो ऐसा नहीं है कि रूस के मामले को लेकर बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है दोस्तों। दरअसल रूस की क्षमताओं को लगातार पता करने की कोशिश कर रहा है नाटो, ताकि जब रूस कमजोर होगा तो उस पर दूसरे तरीके से कोई और बहाना बनाकर अटैक किया जा सकता है। और इसीलिए इस तरीके की दोस्तों तैनातियां की जा रही है। 40,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया गया है दोस्तों। दरअसल अमेरिका और नाटो के देश चाहते हैं कि ये मामला और ज्यादा आगे खींचना चाहिए, ताकि एक तरीके से प्रेशर कुकर सिंड्रोम जो देखने को मिल रहा है रूस के अंदर वो जल्दी फटे और वहां की जनता अपने सरकार के खिलाफ विरोध कर दे और पूरी तरीके से रूस खंड खंड में बढ़ जाए। इस तरीके की भी स्ट्रेटेजी है। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच के युद्ध को लगातार खींचने के पीछे नाटो सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि नाटो हथियार से लेकर दोस्तों बड़े बड़े सैनिक सहायता पहुंचा रहा है और इसमें फायदा अमेरिका और नाटो देशों का है। एक तो उनका हथियार बिक रहा है और दूसरी ओर रूस के साथ में युद्ध काफी ज्यादा लंबा खिंचता जा रहा है, जिसके कारण रूस की इकोनॉमी पहले ही कोलैप्स कर चुकी है दोस्तों। और ऐसे में जनता बुरी तरीके से अपनी सरकार से नाराज है, लेकिन इस नाराजगी के प्रकट होने का इंतजार कर रहा है नाटो देश। देखते हैं इसको लेकर रूस की क्या स्ट्रेटजी रहेगी दोस्तों। जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पश्चिम देशों ने लगाया बैन। जवाब में रूस ने इस कंपनी पर 113 विमानों के साथ में कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जारी इस युद्ध के बीच में ये अपडेट है, जहां पर एयर कैप होल्डिंग लॉस्ट प्लेन। दरअसल दोस्तों एयर कैप होल्डिंग्स जो विमान को लीज पर देने वाली दिग्गज कंपनी है, यह कंपनी दुनिया के अंदर जेट विमानों की सबसे बड़ी मालिक कंपनी है और इस कंपनी को रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा है। रूस की इस कंपनी के 113 विमानों को जब्त कर लिया गया है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार रूस ने यह कार्रवाई प्रतिबंधों के जवाब में किया है। इस कंपनी को $2 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि इस बीच कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि आने वाला समय काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कोविड-19 महामारी से उभरने के बाद फ्लाइट की पूरे विश्व के अंदर मांग और ज्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि दोस्तों नाटो देश और रूस के बीच में इकोनॉमिक लड़ाई चल रही है और यूक्रेन के अंदर दोस्तों मिलिट्री से लड़ाई चल रही है। और एक और अपडेट की माने तो टीटीपी और पाकिस्तान के बीच में जारी है रार फिर से सुलझाने की कोशिश के लिए तालिबान ने बयान दिया और कहा कि टीटीपी और पाकिस्तान के बीच में जो विरोधाभास है उसको दूर करने के लिए हम एक बार फिर से तैयारी करेंगे, एक बार फिर से मध्यस्थता करने वाले हैं, यानी आतंकवादियों के साथ बातचीत करने के लिए आतंकवादी सब सपोर्ट करने वाले हैं और मध्यस्थता भी करने वाले हैं। एक और अपडेट की माने तो शी जिनपिंग की तानाशाही से परेशान हो चुके चीन के लोग, अदालत पर भी पार्टी का है पूरा कब्जा। दरअसल दोस्तों चाइना के अंदर एक इस तरीके की सरकार चल रही है कि ऊपर से नीचे तक केवल चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है दोस्तों। यहाँ तक कि न्याय किसे किस तरीके से मिलेगा ये भी तय करता है केवल कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, और इसीलिए चाइना के अंदर नागरिकों को न्याय भी नहीं मिल पा रहा है, जिसको जब मन करे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। और खासकर कोरोना के दौर में तो इस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है कि लोगों के पास अब कोई और चारा बचा ही नहीं है। और ऐसे में जल्द ही चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ तानाशाही रवैये के खिलाफ चाइना के नागरिक कुछ बड़ा विरोध कर दे, कोई विद्रोह कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि फिर बढ़े कोरोना के केस, 24 घंटों के अंदर 2364 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि मामला पूरी तरीके से कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के अंदर अगली कई बड़ी लहर आ चुकी है, लेकिन भारत के अंदर मामला बिल्कुल कंट्रोल किया गया है दोस्तों। एक और अपडेट की माने तो कांग्रेस पार्टी से अलविदा कह चुके, गुड बाय कह चुके सुनील जाखड़ ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हुए दोनों राजकुमार और राजकुमारी पर निशाना साधा है दोस्तों। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी बनकर काम कर रही है, उस पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि मेरी 3 पीढ़ियों ने लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राज्य के अंदर खासकर पंजाब के अंदर जिस तरीके से सिख समुदाय और हिंदू समुदाय के बीच में भेदभाव करने की कोशिश की, दोनों के बीच में फूट डालने की कोशिश की, समाज को तोड़ने की कोशिश की, इससे मैं काफी ज्यादा नाराज हूं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है दोस्तों। आपको बता दें कि सुनील जाखड़ ने बीजेपी ज्वाइन की है, तब आने वाले दिनों के अंदर पंजाब के इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। एक और अपडेट की माने तो उन्होंने कहा कि सिर्फ हिंदू भाईचारे का अपमान नहीं किया गया, बल्कि सिख भाईचारे को भी अपमानित किया गया है। दरअसल पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने कोई कमी नहीं छोड़ी दोस्तों राज्य के अंदर पूरा भेदभाव का मुद्दा बनाने का, यानी एक तरीके से दो समुदाय को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा करने का चुनाव के अंदर साफ तौर पर देखने को मिला। और यहाँ तक कि खालिस्तानियों ने जमकर सपोर्ट भी किया था। आम आदमी पार्टी को सपोर्ट तो खुला खालिस्तानियों ने किया था, ये तो उन्होंने खुद वीडियो जारी
करके भी बता दिया था दोस्तों। और ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बॉर्डर से जुड़ा हुआ स्टेट है और इसीलिए इस स्टेट को पूरी तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश इन पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से की जा रही है चंद वोटों के लिए। और कहीं ना कहीं इसका खुलासा उनकी पार्टी के अपने नेता ही कर रहे हैं। एक और अपडेट की माने तो जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब यह भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी से बड़े बड़े नेता इस्तीफा दे रहे हैं और राहुल गांधी इस्तीफे का जश्न मनाने के लिए शायद अमेरिका निकल गए हैं दोस्तों। एक और अपडेट की माने तो ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर ये बड़ी अपडेट है, जहां पर सर्वे की रिपोर्ट में साफ तौर पर खुलासा किया गया है कि शिवलिंग भी मिला है और मंदिर के अंदर कमल के फूल हैं, त्रिशूल है, डमरू है और कई सारे चित्र भी हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष के लोग इसे मानने को तैयार नहीं है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि आप किसी भी मंदिर, मस्जिद या फिर पूजा स्थल का पुराना स्वरूप नहीं बदला जा सकता इस कानून के तहत। जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी इस कानून का बहिष्कार किया था, इसका बॉयकॉट किया था और उस समय प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाने को लेकर जबरदस्त घमासान भी देखने को मिला था दोस्तों। और यही वो लोग हैं जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा उठाना गलत है। जबकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब सरकार लेकर आई थी तो सड़कों पर उतरकर कागज नहीं दिखाएंगे की बातें कर रहे थे। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का दोहरापन है दोस्तों। वहीं पर एक और अपडेट की माने तो अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा कि कहीं भी पत्थर रख दो मंदिर बन जाता है, हमारे धर्म में ऐसा ही होता है। यानी हिंदू धर्म का खुले तौर पर मजाक उड़ा रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों इन नेताओं की गलती नहीं है। दरअसल देश के अंदर सेकुलरिज्म का मतलब यही होता है कि हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, उनका अपमान करना, उनके खिलाफ बोलना, यही सेकुलरिज्म माना जाता है। और इसीलिए अखिलेश यादव भी अपने आप को बड़ा सेकुलर नेता बताते हैं और इसीलिए हिंदू देवी देवताओं को लेकर इस तरीके के विवादित बयान दे रहे हैं। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताइएगा। और एक और अपडेट की माने तो संयुक्त अरब अमीरात ने बॉक्साइट की सप्लाई के मामले को लेकर भारत सरकार के खिलाफ एक केस दर्ज किया था, जिस केस में यूएई की कंपनी की जीत हो गई है, भारत सरकार को नुकसान झेलना पड़ा है। इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बयान दिया है दोस्तों। राजस्थान के अंदर बीजेपी किसको चेहरा बनाकर चुनाव लड़ेगी, इसमें कई सारे नाम आगे चल रहे हैं। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम को लेकर चर्चाएं चल रही है और दूसरा सबसे बड़ा नाम गजेंद्र सिंह शेखावत का भी है और इसी के साथ में राजवर्धन सिंह राठौर का नाम भी। और कई सारे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव के अंदर मोर्चा संभाल सकते हैं दोस्तों। और ऐसे में 2023 के अंदर राजस्थान के होने वाले चुनाव को लेकर आप लोग की क्या कुछ राय है? आप बीजेपी को क्या सुझाव देना चाहते हैं? क्या किसी चेहरे को लेकर चुनाव लड़ना चाहिए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना चाहिए? आप लोग को क्या कुछ लगता है लिखकर जरूर बताइएगा। क्योंकि राजस्थान के अंदर सरकार जिस तरीके का रवैया दिखा रही है, जिस तरीके से तुष्टीकरण अपने शीर्ष पर है, जिसको लेकर जनता में काफी ज्यादा नाराजगी है और बीजेपी के लिए अच्छा मौका है राज्य के अंदर फिर से सत्ता पलटने का। एक और अपडेट की माने तो डोर स्टेप राशन डिलीवरी मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े भाषण देते हुए कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर जनता को उनके घर में राशन मिल जाए, ये नहीं चाहते हैं नरेंद्र मोदी और इसीलिए उपराज्यपाल का इस्तेमाल करते हुए इस पॉलिसी पर रोक लगा दी जा रही है। लेकिन दोस्तों हाईकोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई थी और अब दिल्ली सरकार के राशन डिलीवरी के फैसले पर रोक लगा दी गई है। यानी केजरीवाल सरकार को यह झटका हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। तो अब शायद हो सकता है केजरीवाल ये भी आरोप लगा दे और नरेंद्र मोदी का समर्थक बता दे कोर्ट को। एक और अपडेट की माने तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर बगावत होगी, राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा से पहले मुंबई के अंदर लगे हैं पोस्टर। एक और बड़ी अपडेट की माने तो प्रधानमंत्री किसान योजना के अंदर 11वीं किस्त का लाभ लेने से पहले किसान जल्द कर ले ये काम, वरना लाभ से हो सकते हैं वंचित। आपको बता दें कि 31 मई तक KYC नहीं कराया है तो कराने को लेकर दोस्तों आदेश जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से। वहीं पर एक और अपडेट की माने तो पोस्ट ऑफिस के खाता धारकों के लिए गजब की खुशखबरी है, आज से शुरू होगी बड़ी सुविधा। आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस के अंदर अकाउंट खुलवाने वालों को विभाग की तरफ से बड़ी खुशखबरी दी गई है। पोस्ट ऑफिस ने NEFT की सुविधा 18 मई से शुरू कर दी है और अब RTGS की सुविधा आने वाले 31 मई से शुरू कर दी जाएगी। यानी आसानी से पैसा ट्रांसफर हो सकेगा दोस्तों। एक तरीके की अच्छी पॉलिसी मोदी सरकार लेकर आई है। वहीं पर प्रधानमंत्री किसान और राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए बुरी खबर यह है कि सरकार ने उन सभी लोगों को पहचान की मुहिम चलाई है जो लोग बिना पात्रता के राशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों सभी लोगों से कह दिया गया है कि अगर आप राशन के लिए पात्र नहीं है तो राशन मत लीजिए, क्योंकि इससे किसी और व्यक्ति को फायदा पहुंचना चाहिए जिसको जरूरत है दोस्तों। अगर ऐसे में आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर इस वीडियो को अपने लोगों तक साझा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम सभी लोगों को। हर हर महादेव।